ये सारी प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, ऐसा करने से हमें हमारी लिसनिंग पोजीशन पता चल जाएगी कि रूम के अंदर हमें हमारी जो सिटिंग पोजीशन है वो कहाँ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्टूडियो में कहीं भी अपना चेयर रख दो, कहीं भी, नो। बिकॉज़ ये जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, ये बेस्ट पोजीशन होती है जहाँ पे कम से कम रिफ्लेक्शंस आपकी आएंगी रूम की, साउंड की। तो अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करके अपना सिटिंग पोजीशन निकालोगे तो वो आपके रूम के अंदर बेस्ट पोजीशन होगी आपका चेयर रखने की, जहाँ पे आपके ईयर होने चाहिए। मुझे जज मत करो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है, और इससे पहले कि मैं आप लोगों को वो आइडिया बताऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी हिंदी को लेकर, मेरी हरियाणवी को लेकर या मेरी इंग्लिश को लेकर मुझे जज मत कीजिए। इट कुड बी बिकॉज लाइक मेरी अपब्रिंगिंग काफ़ी सारी अलग अलग जगह पे हुई है, तो मैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ग्रैस्प नहीं कर पाया, तो मैं भी शायद इस वजह से आपको मेरी हिंदी, हरियाणवी या फिर इंग्लिश थोड़ी सी अजीब परसीव हो। मैंने एक दो वीडियोस हिंदी में बनाए थे, और जिसकी वजह से लोग बोलते हैं कि मैं बिलावल भुट्टो की तरह हिंदी बोलता हूँ, पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर, आई बिलीव। मूविंग ऑन, मैं आपको उस आइडिया के बारे में बताता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो मैं नीचे चैप्टर्स डाल दूंगा, सो यू कैन स्किप एंड जस्ट वॉच। जो आपको देखना है सिर्फ आप उसको देख पाएँ, आपका समय बचेगा। तो मैं चैप्टर्स नीचे डाल दूंगा, तो आप स्किप कर सकते हो टू योर इंटरेस्टेड टॉपिक। जो आपका इंटरेस्टेड टॉपिक है आप उस पर स्किप करके देख सकते हो। इस वीडियो के साथ मैं अपनी एक नई जर्नी शुरू करने वाला हूँ, जिसमें मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊँगा, म्यूज़िक मिक्सिंग, मास्टरिंग, कंपोजिशन, रिकॉर्डिंग, म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सब को मैं इस चैनल पर डालूँगा, हरियाणवी या फिर हिंदी में। ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं यहाँ हरियाणा में, वो नॉलेज ग्रैब करने के लिए जब यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ों को, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इंग्लिश में मिलती है, और उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी ना होने के कारण कुछ चीज़ें उनको समझ नहीं आती, और कुछ चीज़ों को वो गलत समझ लेते हैं, जिसकी वजह से उनको हेल्प होने की बजाय बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो मेरे पास जो नॉलेज है उसको मैं शेयर करूँगा आपकी लोकल लैंग्वेज में, आपकी जिस लैंग्वेज को आप समझ सकते हो उसमें। और ऐसा करने से मुझे लगता है कि काफ़ी सारे जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनके मैं हेल्प कर पाऊँगा, और उनको उन चीज़ों से नहीं गुजरना पड़ेगा जिनसे मैं गुजरा। आज का इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है स्टूडियो सेटअप। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी चाहिए जब आप अपना होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप करना चाहते हो तो। और इससे पहले कि मैं आपको म्यूज़िक की टिप्स देना शुरू करूं, मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगा, ताकि एटलीस्ट आपको ट्रस्ट तो हो जाए कि आपका जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो वैलिड है, वो लेजिट है। वो देख रहे हो पीछे, वो सेब का पेड़ है, मैंने लगाया है, उस पर सेब भी लगे हुए हैं। तो 2019 में ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न SAE इंस्टीट्यूट से मैंने अपनी बैचलर्स इन ऑडियो इंजीनियरिंग अचीव की थी, और उससे पहले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन में एक और बैचलर अचीव की थी। यस, दो बैचलर्स। तो मुझे थोड़ा बहुत फिल्म मेकिंग का भी ज्ञान है, लेकिन मेरी जो स्पेशलिटी है, जो एक्सपर्टीज़ है, वो है पर्टिकुलरली म्यूज़िक मिक्सिंग मास्टरिंग से रिलेटेड। काफ़ी सारे आर्टिस्ट्स के साथ काम करने का मौका मिला, ग्लोबली, इंटरनेशनली। स्विट्ज़रलैंड के आर्टिस्ट थे, और फ्रांस के आर्टिस्ट थे, और ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न के तो थे ही। लेकिन जब मैं वापस इंडिया आया तो मुझे काफ़ी सारे लोकल हार्डकोर, हिप हॉप, रैपर और बहुत सारे अमेजिंग सिंगर्स, हिंदी सिंगर्स, उनके साथ काम करने का मौका मिला, और ये उनका कुछ हल्का सा क्लिप। धीमी धीमी चाल, आँख वास्ते तेज, शुरू ते ही रखे माड़े काम ते परहेज। I'm a passionate professional, you don't know what passion is. Judge me by my looks, but don't compare me to these fashion kids. See new sight, spiritually I'm a whole new type. Talk is like Again, and all the lies you said before, I'll pack my bags and take it all. everything I do demand time. Work half a day and get paid a dime. I see how they say our thoughts set a line. A bad son, a bad chump cause I rhyme. There you go, ये हो गया पोछा पूरा। साफ सफाई के बाद अगली चीज़ जो आपको चाहिएगी,
अपना स्टूडियो सेटअप करने के लिए वो होगा एक टेप मेजरमेंट, फीता जिसको बोलते हैं ना, इंच टेप। तो वो लेकर आओ अपने रूम के हिसाब से। अगर आपका हॉल है काफ़ी बड़ा 200 फुट का, तो 200 फुट का टेप मेजरमेंट लाओ, और अगर आपका छोटा सा रूम है 10 बाय 10 का, तो 10 फीट का टेप मेजरमेंट लाओ। गिव मी अ सेकंड, अभी लेके आता हूँ। अब टेप मेजरमेंट के बाद आपको जो अगली चीज़ करनी है, एक कॉपी पेन या फिर फ़ोन के अंदर आपको लिखना है। और अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, यू कैन मेमोराइज। अगर आपका रूम स्क्वायर है तो थोड़ा सा हार्ड होगा स्टूडियो को अच्छा सेटअप करना, अकूस्टिक्स को कंट्रोल करना। लेकिन अगर आपका एक रेक्टेंगुलर रूम है तो उस रेक्टेंगुलर रूम की आपको जो छोटे वाली साइज़ है, तो लेट्स से अगर आपका रूम 20 बाय 10 का है, 20 फुट बाय 10 फुट, तो आपको जो 10 फुट है वो मेजर करना है सबसे पहले। तो ये वाली जो दीवार है नॉर्थ साइड की, ये सबसे छोटी दीवार है मेरे स्टूडियो के अंदर। यहाँ पर मेरा स्पीकर आने वाले हैं। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको स्पीकर कौन सी वॉल पे रखने हैं, और वो आप कैसे डिसाइड करोगे, वो आपके रूम की शेप के अकॉर्डिंगली। तो अगर आपका रूम रेक्टेंगुलर है, 2 साइड लंबी हैं और 2 साइड छोटी हैं, तो जो साइड्स छोटी हैं उनमें से एक दीवार पे आपको अपना सेटअप रखना है, अपना डेस्क रखना है, अपने मॉनिटर्स रखने हैं। मैंने डिसाइड किया है कि ये वाली वॉल पे मेरे स्पीकर्स होंगे, इधर आई विल बी फेसिंग दिस वे। जिस वॉल पर आपको अपने स्पीकर्स रखने हैं उस वॉल को मेजर कीजिए, उसकी एंटायर लेंथ कितनी होती है। ओके व्हाट इज दैट, 5 फुट, 8 फुट, 9 फुट, ये आ गया 5 फुट 7 इंच। 9 प्लस 5.7, 14.7। तो जो मेरी ये वाली वॉल है वो 14.7 इसकी लंबाई है। अब इसमें अगला स्टेप आपको जो करना है, 14.7 का एग्जैक्ट आपको हाफ मिड पॉइंट कितना होता है वो कैलकुलेट करना है। तो 14.7 डिवाइड बाय 2 जो कि आया 7.35। तो यहाँ से मुझे 7 फुट मापना होगा। 7.35 जो आपका 7.35 आया है। तो ये जो टेप मेजरमेंट मैंने रखा हुआ है ये 7.35 पर रखा हुआ है। ये एग्जैक्टली मेरा सेंटर है रूम का, इस वॉल का ये सेंटर है। तो आपको सबसे पहले जिस वॉल पर स्पीकर्स रखने हैं, जिस वॉल पर, इधर आओ, जिस वॉल पर आपको स्पीकर रखने हैं सबसे पहले उसका सेंटर आपको निकालना है, डेड सेंटर। तो सपोज़ कीजिए कि अगर आपकी ये दीवार 10 फुट की होती तो उसका सेंटर होता 5। वो 5 आपको पॉइंट मार्क कर लेना है, और ये मार्क अभी फाइनल नहीं है, रिमेंबर दैट। तो जैसे कि मेरा 7.35 यहाँ पर आया। आई नीड अ शार्पी, हैंग ऑन। इतनी सारी शार्पीज थी मेरे पास, अभी एक भी नहीं मिल रही है। ओके, I've got something even better। शार्पी भी नहीं है। अगर आपके पास टेप है वो टेप लेके आइए, और उस टेप को एग्जैक्टली जो आपका सेंटर निकला है वहाँ पर चिपका दीजिए। तो इन माय केस दिस इज़ द सेंटर, 7.35 यहाँ आता है। और इसको सिर्फ फ्लोर पर नहीं, आपको फ्लोर के साथ जो दीवार है वहाँ पर भी इसको चिपकाना है। तो ताकि, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों करना आपको, हैंग ऑन। तो ये यहाँ पर आ गई 7.35 दीवार पे, देख रहे हो। तो मुझे थोड़ा सा दीवार के ऊपर भी ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो फ्लोर है अगर उस पर हम टेप लगा देते या उस पर हम मार्किंग कर देते, फ्लोर पर बिछेगा कारपेट, क्योंकि फ्लोर से भी जो साउंड की रिफ्लेक्शंस आती हैं वो एब्जॉर्ब करने के लिए हमें कारपेट बिछाना पड़ता है। और अगर मैं फ्लोर पे मार्किंग कर दूं, ऊपर कारपेट बिछा दूं, तो जो मेरी मार्किंग है वो लॉस्ट हो जाएगी। और इसी की वजह से जो दीवार है उस पर भी हमने हल्की मार्किंग कर दी, ताकि जब फ्लोर पे कारपेट बिछेगा हमें फिर भी पता होगा कि वो हमारा सेंटर है वॉल का। तो अब जो अगली चीज़ आती है, आपने वो डेड सेंटर निकाल लिया आपकी फ्रंट वॉल का जहाँ पर आपके मॉनिटर्स होंगे। अब आपको पूरी लेंथ निकालनी है आपके रूम की। ये निकली थी ब्रेड्थ, अब आपको निकालनी है लेंथ। तो जो सबसे लंबी साइड है उसका आपको अब मेजरमेंट करना है।
तो इन माय केस सबसे लंबी जो साइड है वॉल वो है ये वाली, ये मेरे केस में सबसे लंबी है। अब आपको इसका साइज़ निकालना है, इसकी लेंथ कितनी है। बारिश होने वाली है यार। ऑलराइट, तो ये 4 फुट, 8 फुट के बाद ये 3 फुट। ये वाली हमारी दीवार है पूरी 9 फुट 3 इंच, 9 फुट 4 इंच, 9 फुट। 8 और 9 कितने होते हैं भाई? मेरा फ़ोन कहाँ गया? 8 + 9.4 17.4। अब ये हमारी जो लेंथ है रूम की ये हो गई 17.4। अब इसका 30%, इसका हाफ नहीं निकालना, इसका 30% आपको निकालना है। तो 30% निकालने के लिए 17.4 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30, 5.2। तो अगला स्टेप आपको क्या करना है, टेप मेजरमेंट के साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। ये सारी प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, ऐसा करने से हमें हमारी लिसनिंग पोजीशन पता चल जाएगी कि रूम के अंदर हमें हमारी जो सिटिंग पोजीशन है वो कहाँ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्टूडियो में कहीं भी अपना चेयर रख दो, कहीं भी, नो। बिकॉज़ ये जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, ये बेस्ट पोजीशन होती है जहाँ पे कम से कम रिफ्लेक्शंस आपकी आएंगी रूम की, साउंड की। तो अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करके अपना सिटिंग पोजीशन निकालोगे तो वो आपके रूम के अंदर बेस्ट पोजीशन होगी आपका चेयर रखने की, जहाँ पे आपके ईयर होने चाहिए। तो मुझे 5 फीट एंड 2 इंचेस यहाँ से मेजर करना है दीवार के साथ साथ। ये 5 फीट 2 राइट देयर। तो 5-2 वहाँ आया है। दोबारा से टेप उठाओ, फ्लोर पे भी और फ्लोर के वॉल पे भी मार्किंग लगा दीजिए। तो ये हमारा 30% पॉइंट आया है लेंथ का, जो रूम की लेंथ है, और वो हमारा सेंटर आया है जहाँ पर हम स्पीकर रखेंगे उस वॉल का। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? ऑलराइट, तो ये सारा एरिया साफ करो। जय बजरंगबली। उठ तो जाएगा, टूट ना जाए। Okay, one more try, Mandy. Fucking Christ, mate. 1 2 3 4 1 2 3 4 All right. अब हमें ये बेड भी थोड़ा सा जो है हिलाना पड़ेगा, क्योंकि जो कारपेट है वो काफ़ी बड़ा साइज़ का होने वाला है। इसमें अगर आपके पास कोई हेल्प करने वाला है तो सच में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प होगी, लेकिन अगर कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। अब मैं मेजर करूँगा जो पॉइंट हमने वहाँ मार्क किया था, वहाँ से लेके डोर, यहाँ पे एक डोर है इधर, उसका कितना डिस्टेंस है, ताकि कारपेट को हम एग्जैक्टली सेंटर में रख पाएँ। 46 इंचेस, 3 फुट 9.5 इंच। तो 3 फुट 9.5 इंच वहाँ से इधर भी मेजर करना होगा। तो ये जो एरिया है यहाँ पर कारपेट का ये वाला आ जाएगा। ओके, तो ये एक कारपेट बिछ चुका है। तो ये कारपेट हमारा नीचे बिछ चुका है। और अगर आपने ध्यान दिया हो अब तक वीडियो में, आप नोटिस करेंगे, you'll notice that the floor, जो फ्लोर है स्टूडियो का, it's cemented। टाइल्स के बजाय यहाँ सीमेंट से फ्लोर बनाया मैंने, और उसका कारण यही था कि जो ग्लोसी टाइल्स होती हैं या वुडन फ्लोर होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस करता है। कारपेट से ठीक है कंट्रोल हो जाती हैं, लेकिन इट्स नॉट फीजिबल। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, हर किसी के पास कारपेट नहीं होता, हर कोई सीमेंटेड फ्लोर भी नहीं बना सकता। बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो सीमेंटेड फ्लोर बनाएं, उसमें आपको रिफ्लेक्शंस कम होंगी। ऑलराइट, तो अभी हम कारपेट नंबर 2 को बिछाएंगे। अबे रुक जा यार। तो मैं आपको हल्का सा एक अंदाज़ा देता हूँ
कि अंदाज़ा मैन माय हिंदी इज़ रियली फक्ड। ये अंदाज़ा होता है या अंदाज़ा होता है, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना ज़रा। लेकिन आपको एक हल्का सा आइडिया देता हूँ कि जो पिछला मेरा रूम था जिसमें स्टूडियो था, उस रूम में ये जो कारपेट है इसने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया था। नीचे फ्लोर का कोई स्पेस नहीं था, जैसे आप यहाँ फ्लोर देख पा रहे होंगे साइड में कारपेट के अलग। तो इतना छोटा जो मेरा प्रीवियस स्टूडियो था वो इतना छोटा था, और ये वाला थोड़ा बड़ा है। और उस चीज़ की मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है, क्योंकि बड़े रूम में जो एनर्जी होती है साउंड की वो जल्दी डाई आउट कर जाती है, उसको डिस्टेंस ट्रैवल करने में उतने ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। और अगर छोटा रूम है तो उसमें वो सर्कुलेट करती रहेगी और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आई मिस माई वाइफ। अगर मेरी वाइफ अभी मेरे साथ होती तो ये सारी चीज़ें कितनी आसान होती। लुक्स गुड। ऑलराइट, तो नेक्स्ट स्टेप कारपेट बिछने के बाद देखो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ जो आपको बताई थी मैंने पहले। एक तो ये मार्किंग हो गई अपनी, एक तो ये मार्किंग होगी 30%, और एक वो मार्किंग होगी सेंटर, डेड सेंटर। तो अगर आप सिर्फ फ्लोर पे मार्किंग लगाते तो आपको पता ना चलता कि सेंटर कहाँ है, क्योंकि आपने कारपेट बिछा दिया। अब आपको पता है एग्जैक्टली कि सेंटर कहाँ है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब आपको अपने बूट्स शूज़ निकाल देने हैं। एंड आई थिंक मुझे यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगवाना पड़ेगा दैट नो बूट्स बियॉन्ड दिस पॉइंट। इस पॉइंट से आगे आप शूज़ नहीं लेके जा सकते। वेल एनीवेज, व्हाट यू गोटा डू नाउ इज़, जो मार्किंग्स हमने की थी, ये थी डेड सेंटर फ्रंट वॉल की, ये था 30% लॉन्ग वॉल का। तो यहाँ से अब हमें एग्जैक्ट मेजर करना है। मेरा टेप मेजर कहाँ गया? टेप मेजर कहाँ गया मेरा? कारपेट के नीचे। ओके, तो अब हमें जो 30% हमारा पॉइंट निकला था लॉन्ग वॉल का, वहाँ से मेजर करना है फ्रंट वॉल का सेंटर। तो फ्रंट वॉल का सेंटर हमारा था 5.2। नो, वो तो 30% था। तो दोबारा से हम एक बार मेजर करेंगे कि हमारा फ्रंट वॉल का सेंटर कितना है। कितना आया था ये, आई फॉरगॉट। दैट्स व्हाई आपको एक डायरी में ये चीज़ें लिखती रहनी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशंस में आप अक्सर भूल जाते हो। तो ये आया था 7.35। यस, ये आया था 7.35। तो अब आपको क्या करना है, आपका जो 30% का मार्क है वहाँ से आपको 7.35 जो फ्रंट वॉल का सेंटर है वो निकालना है। रफ आइडिया। तो यहाँ से 7.35 बनेगा। जा यार उधर, जाना यार उधर यार। There you go. Okay, so that's 5. That's 7.35 right there. So that's right there. जहाँ टेप मेजरमेंट है ये आया 30%। मैं ये माइक का मफल यूज़ कर रहा हूँ, तो ये आ गया 7.35। तो ये 30%, ये सेंटर आ गया रूम का 30%। तो अब यहाँ से हमें 5.2 फीट जो सेंटर है वहाँ से वो मेजर करना है एक बार। 5.2 and that's right there. ये रहा। तो ये आपका लिसनिंग पोजीशन है। यहाँ पे आपकी चेयर आएगी। चेयर का जो बैक वाला एंड है वो आपका यहाँ आएगा लिसनिंग पोजीशन पे। तो यहाँ पर एंड राइट देयर, ये आपका लिसनिंग पोजीशन है जहाँ पर चेयर अभी है। ये जो बैक रेस्ट होता है ये यहाँ पर आना चाहिए। अब आपको क्या करना है, लिसनिंग पोजीशन से अगर आपके पास कोई ट्राइपॉड या ट्राइपैड है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। बट नाउ अगर आपके पास मॉनिटर स्टैंड्स हैं, आपको मॉनिटर स्टैंड्स ग्रैब करने हैं। ओके, मॉनिटर स्टैंड्स को लेकर आओ। द नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको अपना माइक स्टैंड ग्रैब करना है और उसको जहाँ आपकी लिसनिंग पोजीशन थी वहाँ रख देना है।
5.2 7.35 ये आपकी लिसनिंग पोजीशन आ गई है रूम के अंदर, या राइट देयर इज योर लिसनिंग पोजीशन। अब हम बनाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि आपका जो लिसनिंग पोजीशन है वहाँ से आपका जो राइट मॉनिटर है उसका जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए आपका जो लेफ़्ट मॉनिटर है उसके कंपैरिजन में, एंड ऑल्सो उन दोनों मॉनिटर्स का जो बीच का डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए। और अगर आपका रूम बड़ा है तो एक अच्छी बात ये होगी कि आपके और जो वॉल है उसके बीच में आप काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे सकते हो स्पीकर के और वॉल के, तो साउंड को ट्रैवल करने में थोड़ा सा आसानी होगी। अगर आप स्ट्रेट अगेंस्ट द वॉल मॉनिटर को प्लेस करते हो तो काफ़ी ज़्यादा बूमीनेस एंड बॉटम एंड का इशू आता है। हमारा ये डिस्टेंस था 5.2। 5.2 से हमें अपने जो मॉनिटर्स हैं उनको एटलीस्ट 1 फीट तो दूर रखना ही है, लेकिन अगर आप 2 फुट दूर रख सकते हो तो वो और भी ज़्यादा बेटर है। कम से कम एटलीस्ट 3 फुट तो आपका स्पेस होना चाहिए आपके और मॉनिटर के बीच में और दोनों मॉनिटर्स के बीच में आपस में। तो 3 फुट के स्पेस के लिए जो हमने यहाँ फ्रंट वॉल का जो सेंटर लिया था वहाँ से 1.5 फुट ये वाला मॉनिटर और 1.5 फुट वो वाला मॉनिटर, तो 1.5 फुट और 1.5 फुट आपको मार्किंग करनी है। 1.5 फुट यहाँ से अगर आप सेंटर लोगे तो 1.5 फुट आता है इधर, 1.5 फुट आता है इधर, तो हल्का सा इसको यहाँ मूव कीजिए और इतना ही आपको 1.5 फुट इधर, ये 3 फुट कम से कम होना चाहिए आपका दोनों मॉनिटर्स का और आपका और मॉनिटर का जो डिस्टेंस है वो 3 फुट, एटलीस्ट 3 फुट तो चाहिए ही। तो ये इतना आ गया। और वॉल से अगर मैं कहूँ 2 फुट दूर, तो वॉल से 2 फुट दूर आएगा इतना इधर, 2 फुट दूर, वॉल से 2 फुट दूर, और इस मार्किंग से हल्का सा इधर 2 फुट, और यहाँ से 3 फुट ये आ गया इधर। तो ये 3 फुट इन दोनों का, और ये वॉल से 2 फुट। ओके, तो अभी जो मेरे मॉनिटर्स हैं वो उन दोनों की आपस की जो दूरी है वो है 3 फुट और उनकी जो वॉल से दूरी है वो है 2 फुट। अब जहाँ मॉनिटर आएंगे वहाँ से लेके जो लिसनिंग पोजीशन है उसकी भी इसकी दूरी है 3 फुट और इस वाले की भी दूरी है 3 फुट। तो ये हमारा रफली एक स्पीकर पोजीशन और लिसनिंग पोजीशन निकल आई है। जो मेरी लिसनिंग पोजीशन है वहाँ से लेके इस स्पीकर की जो दूरी है वो है 3 फुट और जो ये वाला है इसकी दूरी वो भी 3 फुट, और इन दोनों की जो दीवार से दूरी है वो है 2 फुट और इन दोनों के आपस में 3 फुट। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो अब जो अगला स्टेप हमें करना है, डेस्क को यहाँ लेके आना है। डेस्क को यहाँ लेके आते हैं, चलो। सो डेस्क लाने से पहले एक और बार आपको समझा देता हूँ। वो जो पॉइंट था हमारा वो फ्रंट वॉल का सेंटर था, वहाँ से हमने मेजर किया लेफ़्ट मॉनिटर का 1.5 फुट और वहाँ से हमने मेजर किया राइट मॉनिटर का 1.5 फुट डिस्टेंस। तो दोनों का डिस्टेंस टोटल मिला के हो गया 3 फुट स्पीकर टू स्पीकर का। अब जितना स्पीकर टू स्पीकर का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए लिसनर टू स्पीकर का, दोनों स्पीकर्स का। तो 3 फुट यहाँ से लेके राइट मॉनिटर होना चाहिए और 3 फुट यहाँ से लेके लेफ़्ट मॉनिटर होना चाहिए। और निकालना कैसे है वो मैंने आपको बताया। शुरू करो सेंटर पॉइंट से, 1.5 फुट इधर 1.5 फुट उधर, वो जो पॉइंट्स है वहाँ पर आपकी स्पीकर की मार्किंग आ गई। दोबारा से स्पीकर्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करो, 3 फुट आना चाहिए। जब वो 3 फुट आ जाए तो जो लिसनिंग पोजीशन है उसको भी 3 फुट पे मेजर करके वहाँ
पॉइंट डालो। अगर आपका सपोज़ कीजिए कि आपने मेजर किया वहाँ से 1.5 फुट, वहाँ से 1.5 फुट और 3 फुट का आपका पूरा गैप बन गया, लेकिन आपका जो लिसनिंग पोजीशन है वहाँ से आपका 3 फुट का गैप नहीं बन पाया, तो लिसनिंग पोजीशन को नहीं छेड़ना, आपको सीधा स्पीकर को मूव करना शुरू करना है। उसको थोड़ा सा और बाहर निकाल दो, थोड़ा सा पीछे ले जाओ, थोड़ा सा आगे ले आओ। वो आपके इंडिविजुअल सिनेरियो में इंडिविजुअली जो प्रॉब्लम्स आएंगे उन पर डिपेंड करता है। तो जब आप कर रहे हो, अगर आपको कोई इशू आता है, प्लीज़ लीव दैट डाउन इन द कमेंट बिलो एंड मैं आपकी हेल्प जितनी हो पाएगी उतनी करूँगा। एंड बाय द वे गाइस, आपका जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने अभी फॉर्म किया था और 3 फुट का ये जो डिस्टेंस बना था, ये मुझे उठाना मुश्किल लग रहा है। ओह शिट, मॉनिटर को मूव करना भूल गया भाई। ऐसी गलती मत करना, जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं उनको बाद में मूव करना। एनीवेज, देखते हैं ये उठ पाएगा या नहीं। नो, आजा आजा आजा, आ गया। Fucking Christ mate, alright, okay। तो मैं जो बोल रहा था कि जो हमने जो इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ बनाया था वो फाइनल नहीं है। I mean, आप एक बार मार्किंग कर लीजिए, वहाँ निशान लगा लीजिए। उसके बाद आप जब अपना डेस्क लाओगे तो उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है आपको हल्का हल्का अपना बेंच वगैरह मूव करना पड़े, हल्का डेस्क आगे पीछे करना पड़े। हो सकता है आपके जो मॉनिटर्स हैं उनको स्टैंड को जगह ना मिले डेस्क के नीचे जाने की एंड ऑल दैट स्टफ़। तो आप हल्का फुल्का मैनेज कर सकते हो, चीज़ों को इधर उधर कर सकते हो, लेकिन चीज़ें इधर उधर करने के बाद भी आपका जो डिस्टेंस है मॉनिटर का और लिसनिंग पोजीशन का इक्वल होना चाहिए। ये मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ तो शायद मेरा ठीक ही आएगा, लेकिन अगर ना आए तो आपको क्या करना है। अब मेरी जो लिसनिंग पोजीशन है, मेरी चेयर का बैक जो एंड है, कहाँ गया टेप, टेप आ गया। ये मेरा लिसनिंग पोजीशन है यहाँ एग्जैक्टली, और यहाँ मेरे स्पीकर आएंगे। मैं ये फ़र्स्ट टाइम में ही ठीक हो गया मुझसे, क्योंकि मैंने काफ़ी बार ये कर चुका हूँ मैं चीज़ें। लेकिन अगर आपका ठीक ना हो सकता है आपका लिसनिंग पोजीशन यहाँ आए, आपका डेस्क बड़ा हो। तो अगर आपका यहाँ आता है लिसनिंग पोजीशन, तो आपको जो मॉनिटर्स हैं उनको भी उतना ही दूर मूव करना है एक दूसरे से जितना कि आप मॉनिटर से दूर हैं। तो यहाँ पर मेरा 3 फुट डिस्टेंस है मॉनिटर से। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो अगर मेरा डेस्क बड़ा है, सपोज़ कीजिए यहाँ पर डेस्क फिनिश हो रहा है और मुझे मेरा चेयर पीछे करने पड़ गया, तो ये 2 फुट जो डिस्टेंस मैं पीछे गया हूँ वही 2 फुट आपको अपने मॉनिटर्स भी पीछे मूव करने हैं। तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 5 फुट, और आपका और जो मॉनिटर्स का डिस्टेंस है वो भी हो जाएगा 5 फुट। तो ऐसा मत कीजिएगा कि मॉनिटर्स आपने 3 फुट पे ही छोड़ दिए और आपका डेस्क बड़ा था तो आपने आपकी चेयर पीछे मूव कर ली, तो वो डिस्टेंस इक्वल रहना चाहिए। टेक्निकली जब आपने आपका डेस्क रख दिया है, उसको एस्थेटिकली एंड विजुअली भी थोड़ा सा चेक कीजिए कि क्या वो रूम के सेंटर में आ रहा है, क्या हल्का फुल्का इधर है उधर है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बीइंग अ परफेक्शनिस्ट जो मैं हूँ, हर चीज़ में परफेक्शन की आदत है, लत लगी हुई है, जब तक नहीं आती है तो लगे रहते हैं उस चीज़ के पीछे। तो मैं एक चीज़ करूँगा, जो लेफ़्ट वॉल है वहाँ से लेके जहाँ मेरे डेस्क की एंडिंग है वहाँ तक मैं मेजर करूँगा। तो ये आ रहा है 45 इंचेस, और इतना ही मेरा आना चाहिए इस दीवार पे। ओके, ये मेरा आ रहा है, अरे आजा यार, 47 इंचेस, 2 इंचेस। तो 2 इंच जो मेरा डेस्क है, ये 45 आ रहा था, वो 47, हल्का सा 1 इंच डेस्क मेरा इधर घूमेगा, तब जाके ये डेस्क जो है वो प्रॉपर सेंटर में होगा। लेट्स चेक नाउ। ओके, तो यहाँ अब आ रहा है 46.5। अब मुझे लगता है वहाँ से मुझे मूव करना होगा शायद, और यहाँ से मेरा डेस्क आ रहा है 46.5 से थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा वापस इधर सरकाना होगा। ओके, तो अब ये इक्वल है, और
एक और चीज़, जो बैक वॉल है वहाँ से लेके मेरा डेस्क का कितना स्पेस है ये भी मेजर एक बार मैं करना चाहूँगा, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं एग्जैक्टली वहाँ पर हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सिटिंग एंड एवरीथिंग। 8 फुट 10 फुट 6 इंच 4, तो ये हल्का सा इस तरह से जाएगा। ओके, तो अब हम मेजर करेंगे जो डेस्क का फ्रंट वाला एरिया है वहाँ से वॉल का डिस्टेंस। ये आ रहा है 29, ये आ रहा है 29। ओके, इट्स गुड मैन, इट्स गुड। अभी मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा कि आपका लिसनिंग पोजीशन निकल गई है और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बन गया है, आपका डेस्क भी सेंटर में है। मैं आपको बताऊंगा कि आपके स्पीकर की हाइट कितनी होनी चाहिए और वो स्पीकर की हाइट आपके लिसनिंग पोजीशन में बैठने के बाद चेयर में जो उनके ट्विटर्स हैं उनको आपके ईयर लेवल पर मैच करना है। ऑलराइट पीपल, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के बाद हमारा अगला स्टेप जो आएगा वो होगा मॉनिटर्स को स्टैंड पर रखना और उनको फाइन ट्यून करना कि उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उनका फेस किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका लिसनिंग पोजीशन है यहाँ और अगर आपके मॉनिटर का फेस है उधर तो वो गलत चीज़ है। फ़िलहाल ये फेस सीधा है, तो इसको सपोज़ कीजिए कि अगर आपका मॉनिटर इस तरह से फेस रखा हुआ है और आपका लिसनिंग पोजीशन है यहाँ पे, तो वो गलत है, क्योंकि आपके ट्विटर की जो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो आपके ईयर तक पहुँचनी चाहिए, ना कि कहीं और। अगर आपके पास एक्सपेंसिव मॉनिटर्स हैं और आपके घर छोटे छोटे बच्चे हैं जो शैतान होते हैं, और अगर उन बच्चों ने आपका जो ट्विटर है उसको अंदर प्रेस कर दिया है, तो घबराइएगा मत। इसका एक काफ़ी इजी सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है कोई नुकीली सी चीज़ लीजिए और उसको ज़्यादा अंदर आपको पुश नहीं करना है, नुकीली चीज़ को हल्का सा अंदर घुसा के और जो ट्विटर है उसको बाहर खींच लीजिए। ये मेरे घर शैतान बच्चे हैं, मेरे 2 बेटे, वो ये चीज़ें करते रहते हैं। ऑलराइट, तो कोई भी नुकीली चीज़ लीजिए, हार्ड और नुकीली, जैसे मैंने इस केस में यूज़ किया था स्टेपल्स, सिल्वर स्टेपल्स। तो सिल्वर स्टेपल्स के साथ आप जो पुश्ड इन ट्विटर है उसको बाहर निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ऑलराइट, सो मूविंग फॉरवर्ड, मॉनिटर की प्लेसमेंट। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपके ट्विटर जो मॉनिटर्स हैं, उनके जो ट्विटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, उनका फेस आपके ईयर की तरफ है एग्जैक्टली, ये मेक श्योर करने के लिए आपको एक छोटे से मिरर की ज़रूरत होगी अगर आप अकेले काम कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास कोई है हेल्प करने वाला तो छोटा नहीं, आप बड़ा मिरर भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको आपका सारा फेस दिखाई दे। तो आपको क्या करना है, आपका एक मिरर लेना है और उसको मॉनिटर के फेस पे रखना है। तो सपोज़ कीजिए कि जो कैमरा है वो मेरा फेस है। ऑलराइट, ये हमारी लिसनिंग पोजीशन है। ओके, राइट देयर। तो अब आपको क्या करना है, जो मिरर है उसको आपको मॉनिटर के फेस पे रखना है इस तरह से, और जब आपको मिरर के अंदर आपका फेस दिखाई दे वहाँ पर आपको आपका मॉनिटर मूव करना बंद कर देना है। तो थोड़ा सा मैं आगे जाऊँगा आपको दिखाने के लिए। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे आपके ईयर्स हैं, ये आई लेवल आ गया और ये मिरर है, राइट। अब मिरर में क्या आपको कैमरा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो आपको हल्का सा मॉनिटर को ऐसे मूव करना होगा फेस, इस तरह से। दोबारा से शीशा रखिए। क्या आपको अब कैमरा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो हल्का सा मॉनिटर को हम ऊपर भी उठाएंगे। अब दोबारा से शीशा लीजिए, शीशे को मॉनिटर के फेस पे लगाइए और
क्या आपको अब दिखाई दे रहा है कैमरा? आई थिंक यस। तो ये आपका राइट एंगल है मॉनिटर का प्लेसमेंट का। अब यही चीज़ हम दूसरे मॉनिटर के साथ भी करेंगे। हल्का सा इसका हाइट रेज कीजिए यहाँ पे। Oh shit. Okay. यहाँ पे रेज किया, यहाँ पे लॉक लगाया। शीशा लगाइए और शीशे में देखिए कि क्या आपको आपका कैमरा दिखाई दे रहा है। अभी इसमें कैमरा नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हल्का सा इस तरह से मूव होगा। और देखो अब कैमरा दिखाई दे रहा है ना, राइट देयर, हल्का सा अंदर की तरफ। वो देखिए बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कैमरा। तो ये इस तरह से आपको आपका फेस, जब ईयर आपका ट्विटर की जगह पे क्लियरली मिरर में दिखाई देने लग जाए तो वो आपकी एग्जैक्ट फेसिंग पोजीशन होगी मॉनिटर्स की। ओके सो अब तक हमें वीडियो से पता चला कि हमें रूम के अंदर हमारा लिसनिंग पोजीशन कैसे ढूंढना है, कि चेयर कहाँ पर होगी। हमें ये पता चला कि मॉनिटर्स को किस तरह से फेसिंग करनी है, प्लेसमेंट करनी है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है उसको कैसे बनाना है। हमें पता चला कि फ्लोर की जो रिफ्लेक्शंस हैं उनको कारपेट से कैसे कंट्रोल करना है। और हमें पता चला कि अगर आपका ट्विटर अंदर की तरफ पुश्ड है तो उसको बिना घबराए इजीली घर पे कैसे फिक्स करना है। अब जो अगली टिप्स मैं आपको दूंगा वो होगी रूम अकूस्टिक्स के रिगार्डिंग। तो मेरी वॉइस को थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभी एट प्रेजेंट आपको हल्की सी गूंज सुनाई दे रही होगी अगर आप ईयरफोन्स में सुन रहे हो, तो एक हल्का सा रिफ्लेक्शन और रिवर्ब, एक डिके आपको सुनाई दे रहा होगा। लेकिन अब जो पैनल्स मैं रूम के अंदर लेकर आऊँगा और उनको जिन लोकेशंस पे मैं प्लेस करूँगा, उससे ये सारी जो वॉइस के अंदर रिवर्ब और रिफ्लेक्शन है वो सब गायब हो जाएगी। तो थोड़ा वॉइस को ज़रा ध्यान से सुनना। एक वॉइस ये है और एक वॉइस अब जो आप सुनोगे प्लेसमेंट के बाद, तो दोनों में कितना डिफरेंस है ये थोड़ा ध्यान से सुनना। और पैनल्स के ऊपर एक डिटेल्ड में वीडियो आगे जब कभी मैं पैनल बनाऊंगा, घर पे मैंने पैनल्स बनाए थे अपने, उनके अंदर रॉक वूल डाला है, बिल्कुल प्रोफेशनल जो पैनल्स जिस तरह से बनते हैं उसी तरह से पैनल्स मैंने घर पे बनाए थे। लेकिन जब मैंने वो पैनल्स बनाए थे तो ये यूट्यूब का चैनल वगैरह इट वाज नॉट इन माय माइंड, मुझे दिमाग में नहीं था कि ये सब मैं कभी करूँगा, तो मैंने उनको रिकॉर्ड नहीं किया बनाते हुए वीडियो। तो अब वो पैनल्स मैं लेकर आऊँगा और आपको दिखाऊँगा पैनल्स कैसे हैं और उनको कहाँ से कैसे कवर किया हुआ है, और उनकी प्लेसमेंट मेन होगा, उनकी प्लेसमेंट कि आपको ये कैसे डिसाइड करना है कि पैनल्स कहाँ पर प्लेस होने चाहिए स्टूडियो के अंदर। अगर आप अपने पैनल्स को हर जगह लगा दोगे, जो एग ट्रेज होती हैं, मैंने देखा है काफ़ी सारे होम रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में लोग एग ट्रेज लगा देते हैं, पूरी रूम को एग ट्रेज से भर देते हैं, फोम से भर देते हैं। दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज एग ट्रेज क्या करती हैं, वो सिर्फ मिड और हाई फ्रीक्वेंसीज़ को कंट्रोल करती हैं। जो आपका लो एंड है, जो बूमीनेस है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो आप परसीव करते हो रूम के अंदर साउंड, वो सिर्फ आप हाई फ्रीक्वेंसीज़ कंट्रोल्ड आपको सुनाई देती है। जो लो एंड है वो आपको ऐसे सुनाई देता है कि बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप जब EQ या फिर जो भी चीज़ें आप ऑडियो पे प्रोसेसिंग करते हो, वो उसी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड आपका डिसीजन होता है कि आपके साउंड में आपको बेस ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो इसलिए आप उसको बेस कम कर देते हो। लेकिन जैसे वो साउंड स्टूडियो से बाहर जाती है, आप गाड़ी में चलाते हो, तो लगता है कि यार बेस तो है ही नहीं। तो वो सब चीज़ें किस तरह से कंट्रोल करनी है प्रॉपर साउंड पैनल्स के साथ, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। और अगर आपके होम स्टूडियो में जो फोम्स हैं और एग ट्रेज हैं वो सब है, उसको उतार दीजिए, वो पैसे वेस्ट है, दीवारों की ख़राब हो जाती हैं दीवारें, तो दैट इज़ ऑफ ज़ीरो टू नो यूज़। और अगर आपके पास बजट नहीं है पैनल्स बनाने का या ख़रीदने का, तो एग ट्रेज मत यूज़ कीजिए, फोम्स यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन वो फोम्स भी हर जगह नहीं।
आपके जो रिफ्लेक्शन पॉइंट्स होंगे सिर्फ वहाँ पे, क्योंकि आपको रूम की भी साउंड चाहिए जब आप रिकॉर्डिंग करते हो, तो एक थोड़ा लाइवलीनेस भी होनी चाहिए, प्योर डेड नहीं होना चाहिए एनवायरनमेंट। तो चलो पैनल्स को लेके आते हैं रूम के अंदर। ओके, तो ये है पैनल नंबर 1। इनमें कुछ पैनल्स की जो थिकनेस है वो थोड़ी मोटी है, कुछ पैनल्स की जो थिकनेस है वो थोड़ी पतली है, और वो मैंने उन पैनल्स का स्पीकर से जितना डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया था कि कौन सा पैनल कितना मोटा पतला बनेगा। जितना मोटा आपका पैनल होगा उतना ज़्यादा जो बेस फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको वो कंट्रोल कर पाएगा, और जितना पतला आपका पैनल होगा उतना ही आपको वो पैनल मॉनिटर से दूरी पर चाहिए अगर उसको प्रॉपर वर्क में लेके आना है। तो ये मोटे वाले पैनल जितने भी हैं ये सारे एक बार यहाँ इकट्ठा कर लूँ। ये जो पैनल है ये काफ़ी ज़्यादा पतला पैनल है एज़ कम्पेयर टू ऑल दीज अदर पैनल्स, और ये पतला इसलिए है क्योंकि ये छत पे लगेगा, और छत पे ये 2 इंच का पैनल है, 4 इंच के गैप में लगेगा छत से 4 इंच नीचे। तो जो साउंड इस 2 इंच के पैनल से टकरा के छत पे टकराएगी, जो आवाज़ इस 2 इंच के पैनल से गुज़र के जो भी है छत पे टकराएगी, वो छत पे टकरा के वापस जब आएगी उसको फिर से इस पैनल से गुज़रना पड़ेगा, और इस तरह से आप जो दीवार और पैनल के बीच का गैप है उसको अपने एडवांटेज में यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 इंच का पैनल एक तरह से 6 इंच के पैनल की तरह काम करेगा। ओके, तो अभी थोड़े पैनल्स और रहते हैं, लेकिन पहले जो ये पैनल्स हैं इनको हम इनकी जगह पे लगा लेते हैं। कैसे लगाने हैं? जो बड़े पैनल्स हैं वो हर दीवार में जाएंगे, हर कॉर्नर में, तो चारों कॉर्नर्स में पैनल्स जाएंगे पूरी दीवार तक, क्योंकि कॉर्नर्स में ज़्यादा जो साउंड है वो ट्रैप होती है, रिफ्लेक्ट होती है। बेस लगा लो या फिर कोई भी साउंड हो, कॉर्नर्स में बेस ट्रैप्स ज़रूर जाने चाहिए, मोटे थिक पैनल्स। तो कॉर्नर्स वाले बाद में लगाऊंगा, उससे पहले जो स्पीकर के डायरेक्ट पीछे पैनल्स जाएंगे वो लगा देता हूँ। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपके स्पीकर्स हैं, स्पीकर के पीछे डायरेक्ट एक पैनल जाएगा, क्योंकि इसके स्पीकर के पीछे जो बेस फ्रीक्वेंसीज निकलेंगी वो कंट्रोल करने के लिए चाहिए। एक इस स्पीकर के पीछे, एक इस स्पीकर के पीछे एक पैनल आएगा यहाँ पे, और इसको मैं कर्टन के पीछे छुपाऊंगा फॉर द एस्थेटिक रीजंस, ताकि कर्टन के पीछे हल्का सा छुप जाए। सॉरी गाइस for the weird noises that I am making today. Alright, so 2 पैनल तो इस तरह से यहाँ पर आएंगे, और 4 पैनल्स आपके 4 कॉर्नर्स में आ गए। अब अगला पैनल जो आपका फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट होगा वहाँ लगेगा, और फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट आपको कैसे ढूंढना है, उसको कैसे आपको पता लगाना है कि ये मेरा फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट है, वो अगेन आपको किसी एक समझदार इंसान की ज़रूरत पड़ेगी और एक शीशे की ज़रूरत पड़ेगी, और जो आपकी राइट साइड वाली वॉल है उसको टच करते हुए फ्लैट मिरर आपको जो स्पीकर की हाइट है उसके इस हाइट के लेवल में उसको ऐसे धीरे धीरे मूव करते जाना है, और जहाँ पर आपको अपनी आँखों से शीशे के अंदर स्पीकर दिखाई दे वो आपका फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट है। तो अभी मुझे क्लियरली नहीं पता कि आपको स्पीकर उसके अंदर दिखाई दे रहा है यानी कैमरे के थ्रू, लेकिन आप जब वहाँ बैठोगे अपनी लिसनिंग पोजीशन पे, वहाँ से जब आप इस मिरर के अंदर देखोगे वहाँ, और उस मिरर के अंदर आपको जब स्पीकर दिखाई देगा वो आपका फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट होगा। तो अगर आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा है शीशे के अंदर स्पीकर, तो आप अपने फ्रेंड या जो भी पर्सन उसको मूव करे उसको बोलिए कि और मूव कर, और मूव कर, और मूव कर। और आई थिंक कि यहाँ कहीं मेरा फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट आएगा।
ये मेरा फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट होना चाहिए यहाँ कहीं, तो यहाँ पर मेरा एक पैनल जाएगा। इसी तरह से आपको सेम चीज़ लेफ़्ट साइड के वॉल पे भी करनी है, और आपको ये भी मेक श्योर करना है कि दोनों स्पीकर आपके दिखाई देने चाहिए, लेफ़्ट और राइट वाला, इस मिरर के अंदर, वहाँ पर आपको पैनल लगाने हैं। इसी तरह से आपको छत पे जहाँ भी रूम में आपको अपनी लिसनिंग पोजीशन से बैठ के मिरर के अंदर स्पीकर दिखाई दे, जहाँ भी आप मिरर को मूव करो, वो आपका फ़र्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट है और उसको आपको कवर करने की कोशिश करनी है। उससे ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपका रूम डेड हो जाएगा, एकदम डल। तो ये कॉर्नर में मैंने जो पैनल्स लगाए हैं पर्दे के पीछे, इफ़ आई शो यू, ये लार्ज पैनल्स, बिग पैनल्स, इनके बॉटम में जब मैं इनको बना रहा था मैंने टायर्स इंस्टॉल किए हैं, ये राउंड वाले 4 टायर्स एक पैनल में, क्योंकि जब भी मिक्सिंग एंड मास्टरिंग मैं कर रहा होता हूँ तब ये पैनल्स मेरे यूज़ में आते हैं, रिकॉर्डिंग के टाइम भी। लेकिन अक्सर कंपोजिशन के समय और जब जब ये पैनल्स यूज़ में नहीं आते, ताकि इनको मैं इजीली इधर उधर मूव कर पाऊँ, इसीलिए मैंने इन पैनल्स के नीचे टायर्स लगाए हैं कि जब इनको यूज़ करना हो कॉर्नर्स में डाल दो, जब यूज़ ना करना हो इनको एक अलग जगह पे इकट्ठा करके खड़ा कर दो, ताकि ये और चीज़ों में इंटरफेयर ना करे। तो हल्की सी टिप कि अगर आप पैनल्स पे ना हो तो उनके नीचे टायर्स ज़रूर लगवाना। ओके फोक्स, सो इस तरह से आपको पैनल्स आपके स्टूडियो में लगाने हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और वो कुछ पैनल्स वहाँ हैं, कुछ कोने में हैं, कुछ स्पीकर के पीछे, कुछ इस कोने में, एंड जो रहता है वो रहता है सीलिंग का, कहाँ पे, वहाँ पर पैनल्स लगेंगे सीलिंग पे। और सामान अभी सेट करना रहता है स्टूडियो का, तो वो कुछ थोड़ा एरिया है जो अभी सेट हो गया। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं होम स्टूडियो सेटअप करने की, उनको कुछ हद तक क्लियर किया। तो अपने होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आपको अपना लिसनिंग पोजीशन कैसे निकालनी है, और मॉनिटर्स की प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए, उनका फेसिंग कैसे होनी चाहिए, और उनकी डिस्टेंस कितना होना चाहिए लिसनर से और एक दूसरे के बीच में, वो मैंने क्लियर किया। और या मैन, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं, प्लीज़ उनको नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। I'll try my level best to answer all the questions that you guys may have. Alrighty, stay tuned for the next video. Over and out, people.